हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय एसपीसीसी अर्थात वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का विभाग नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। अगर विद्यार्थी मित्रों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आपको जितने भी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको मिलते रहे और आप अच्छे से अपना तैयारी करो और अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में लाओ और अपना भविष्य भी उज्जवल बनाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो बिना देर किए इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। पाठ नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। इस चैप्टर में भी हम पत्र व्यवहार के बारे में ही सीखेंगे। तो कौन कौन से पत्र व्यवहार? सरकारी विभागों के पत्र व्यवहार, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के पत्र व्यवहार और स्थानीय संस्थाओं के पत्र व्यवहार। तो सबसे पहले सरकारी विभाग तो आप जानते ही हो, ऐसे विभाग जो सरकार से जुड़े होते हैं, ऐसे विभाग जो सरकारी होते हैं, ऐसे विभाग जो सरकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं, उसे सरकारी विभाग कहते हैं। और सार्वजनिक उपयोगी सेवा मतलब ऐसी सेवा जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और वह सेवा का लाभ सब लोग ले सकते हैं, जैसे कि रेलवे सेवा हुआ, टेलीफोन सेवा हुआ, डाकतार सेवा हुआ, ये सब। ठीक है। और स्थानीय संस्थाओं का मतलब है ऐसी संस्थाएं जो स्थानीय रूप से कार्य करती हैं और हर एक तरह की समस्याओं का, यानी एक समाज में जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि गंदगी से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, उन सबों का निपटारा करती हैं। ऐसी संस्थाओं को स्थानीय संस्थाएं कहते हैं। चलो चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। व्यापारिक संस्थाओं को सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता बार बार होती है। सिंपल सी बात है, जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं जो व्यापार करती हैं, उन सभी व्यापारिक संस्थाओं को सरकार के विभाग के साथ, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के साथ, स्थानीय संस्थाओं के साथ बार बार पत्र व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकार के पत्र व्यवहार हेतु संबंधित विभाग के पदों के अनुरूप कार्यप्रणाली के अनुसार, खाता अनुसार पत्र में संबोधन, लिखावट और आलेखन करना होता है। अर्थात पत्र व्यवहार सबका अलग अलग होगा, पद के अनुसार अलग अलग होगा, कार्यप्रणाली के अनुसार अलग अलग होगा। तदुपरांत सेवाएं व सुविधाएं तुरंत मिले, उसके लिए संबंधित विभागों के नियम एवं कार्यानुसार अभिगम प्रदर्शित करना चाहिए। जिस बात के लिए पत्र लिखना है उसके संबंध में उसे ख्याल भी होना चाहिए कि पत्र किस पे लिखा जा रहा है। अध्ययन के उद्देश्य से इस प्रकार के पत्र व्यवहार को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का नॉलेज। इसमें जो हम पत्र व्यवहार सीखेंगे वह 3 पत्र व्यवहार है। मैंने अभी को ऊपर ही बताया। पहला नंबर है सरकारी विभागों से संबंधित पत्र व्यवहार, दूसरा नंबर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार, तीसरा नंबर स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। हम इसमें ये 3 प्रकार के पत्र व्यवहार को सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार। सामान्य नागरिक और व्यापारी पीढ़ी के रूप में सरकारी विभागों के साथ अलग अलग ब्यूरो के लिए अधिकांश पत्र व्यवहार करने होते हैं। नागरिक सामान्य हो या कोई व्यापारी पीढ़ी हो, उसको सरकार के नीति नियम के अंतर्गत ही चलना पड़ता है। कोई भी धंधा बिजनेस हो, उसको सरकार के नीति नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो नीति नियम के अनुसार चलोगे तो सरकार के साथ पत्र व्यवहार भी करना पड़ेगा, सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार भी करना पड़ेगा। कुछ सरकारी विभागों में ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जबकि कुछ बातों के लिए निश्चित किए गए फॉर्म होते हैं। अर्थात पत्र व्यवहार ऑनलाइन भी कर सकते हो, पत्र व्यवहार ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर सरकारी विभाग ने ये सुविधा दिया है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो उसका कुछ फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना ही पड़ता है। जैसे बैंक में आप खाता खुलवाते हो तो बैंक में खाता ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। जिन्हें योग्य रूप से भरकर मांग अनुसार सबूत के साथ संबंधित विभाग में जमा करना पड़ता है। यानी ऑनलाइन करवाओगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में आपको डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करना पड़ता है ऑनलाइन, और ऑफलाइन में आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके जमा करना पड़ता है सबूत के तौर पर।
सामान्य रूप से व्यापारी पीढ़ी को विविध ब्यौरों के लिए निम्नलिखित सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है। अर्थात कोई भी व्यापारी पीढ़िया हो उसको सरकारी विभाग के साथ पत्र व्यवहार करना ही पड़ता है। तो ऐसे कौन से सरकारी विभाग हैं जिसके साथ व्यापारिक पीढ़िया पत्र व्यवहार करती है? तो वह नाम है, सुनो ध्यान से, डाकतार विभाग, ठीक है, टेलीफोन विभाग, रेलवे पार्सल विभाग, कस्टम व आयात निर्यात विभाग, बिक्री कर और आयकर विभाग। ओके, एक एक के बारे में हम समझेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा है डाकतार विभाग। डाकतार यानी पोस्ट ऑफिस, जानते ही हो। टेलीफोन विभाग, इसके बारे में तो आपको अच्छे से मालूम है। रेलवे पार्सल विभाग यानी आपको पार्सल भेजना हो तो रेलवे में मालगाड़ी होता है, मालगाड़ी से भेजना पड़ता है तो पत्र व्यवहार करना पड़ता है। किसको? व्यापारी पीढ़ी को। फिर कस्टम और आयात निर्यात, कस्टम ड्यूटी भरते हैं, सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजेंगे, या एक जिले से दूसरे जिले में भेजेंगे, या एक देश से दूसरे देश में भेजेंगे, उस पर कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है, ठीक है। और आयात निर्यात का मतलब समझते हो, ठीक है। आयात का मतलब है खरीदना और निर्यात का मतलब है बेचना। अगर खरीदोगे कोई वस्तु तो भी टैक्स भरना पड़ेगा और बेचोगे तो भी भरना पड़ेगा। फिर बिक्री कर और आयकर विभाग, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार के उदाहरण, जिसमें पहला नंबर पत्र सीखेंगे। संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से शिकायती पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को लिखो। सिंपल सी बात है कि संस्था के पते पर जो पोस्ट पार्सल आया वह सही समय पर नहीं आया, अर्थात जो पोस्ट पार्सल आना चाहिए संस्था के पास वह सही समय पर नहीं आया, देर आया, तो संस्था पोस्ट पार्सल विभाग को पत्र लिखेगा कि भैया टाइम से पत्र जो हमारा पार्सल था वह टाइम से क्यों नहीं आया। सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज टाइम से आएगा तभी तो सेटअप कुछ होगा। अब मालूम पड़ा कि साइकिल बनाने वाली कंपनी है और एक साइकिल बेचने वाली कंपनी है। अब साइकिल बेच सबसे ज्यादा कौन से महीने में बिकेगा? जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना स्कूलों की, तो ज्यादा से ज्यादा साइकिल बिकता है। बच्चे 10वीं पास करके 11वीं में गए, दूसरे स्कूल में जाएंगे, साइकिल चाहिए। सबसे ज्यादा साइकिल तभी बिकता है जब रिजल्ट आ जाता है बच्चों का और वेकेशन टाइम में, ठीक है। अब कोई भी साइकिल वाला साइकिल की कंपनी से साइकिल मंगाएगा और वेकेशन टाइम में साइकिल जिस महीने में ज़्यादा बिकना है उस महीने में साइकिल ना आके दूसरे महीने में आए तो फिर तो दिक्कत परेशानी तो होगी ना। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आप अच्छे से जान जाओ कि संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल सही समय पर नहीं मिलेगा तो संस्था शिकायती पत्र लिखेगा। किसको लिखेगा? पोस्ट पार्सल विभाग को लिखेगा, ठीक है। अब इसमें देख, जैसे कि दुकान का नाम है भगवती ट्रेडर्स, ठीक है, और आपको अच्छे से मालूम है, इधर फ़ोन नंबर लिख दो और ईमेल आईडी लिख दो। और यहाँ पर क्या होगा? एड्रेस 102 आबेहूब चेम्बर्स, मोटा बाजार, गोधरा, तारीख 18 अगस्त 2017, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये दुकान का नाम है, ये दुकान का नंबर है, दुकान की ईमेल आईडी है और ये दुकान का एड्रेस है, ठीक है, राइट ना। और जिसको लिखना है उसका नाम एड्रेस यहाँ था, पोस्ट मास्टर श्री, मुख्य पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार, गोधरा। एक चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ गोधरा है तो इधर भी गोधरा होना चाहिए, ठीक है, याद रखना इसको। अब विषय क्या होगा भैया? पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने पर शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे भैया? श्रीमान लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिख देंगे? आपका विश्वसनीय, विश्वास सोनी साझेदार। विश्वास सोनी कौन है? विश्वास सोनी भगवती ट्रेडर्स का साझेदार है, ठीक है। यानी आपको इतना मैटर मालूम पड़ गया। बीच का जो मैटर है आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या लिखा देखो, भगवती ट्रेडर्स के साझेदार ने, आपके विभाग की विविध सेवाएं हमें वर्षों से उपलब्ध हो रही है जिसके कारण हमारी व्यापारी सेवाएं भी सुचारू रूप से चलती थी, परंतु पिछले कुछ समय से अन्य स्थानों से आने वाले पोस्ट पार्सल हमारे पते पर समय से नहीं मिलते, अर्थात पोस्ट पार्सल का वितरण समय पर नहीं होता है। इसी कारण से हमारे व्यापारिक व्यवहारों में अड़चनें आ रही हैं। माल सामान समय पर न मिलने के कारण संबंधित निर्णय लेने में विलंब होता है। अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध न होने के कारण हम चिंतित भी रहते हैं। पोस्ट विभाग की इस प्रकार की लापरवाही के कारण व्यापारी के रूप में हमारी विश्वसनीयता पे आंच आती है। उपयुक्त शिकायत के संबंध में जांच करके त्वरित आवश्यक कदम उठाएं। सिंपल सी बात है कि भगवती ट्रेडर्स यही बोल रहा है कि कई सालों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और कोई शिकायत आज तक आया नहीं, लेकिन कुछ सालों से, 1-2 सालों से
हम जो भी पार्सल मंगा रहे हैं वो समय पर नहीं पहुंच रहा है, हम जो भी दस्तावेज मंगा रहे हैं वो समय पे नहीं पहुंच रहा है। तो जब आपका पोस्ट पार्सल समय पे नहीं पहुंच रहा है तो हमारे धंधे में अड़चने आ रही है, हमारे धंधे में हानि हो रहा है, हमारे धंधे की विश्वसनीयता घट रही है, हमारे धंधे का जो मार्केट में रेपुटेशन है वह डाउन हो रहा है। इन सब कारणों से मैं आपको बता रहा हूं, तो जांच करिए भैया, जो पोस्ट पार्सल पहले जैसे समय समय पे आता था वैसे आने लगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना समय आए कि हमें किसी दूसरे कंपनी के पोस्ट पार्सल की सुविधा लेनी पड़े। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये पत्र अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा नंबर पत्र क्या है? टेलीफोन बिल में बाहरी कॉल संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। यानी आप टेलीफोन रखे हो भैया, टेलीफोन का बिल आपके अनुसार कम आना चाहिए, ज्यादा आ गया। ज्यादा क्यों आ गया? शायद ऐसा हो सकता हो कि आपके टेलीफोन से कोई दूसरा व्यक्ति या आपके घर का ही व्यक्ति किसी नंबर पे कॉल करके बातें कर रहा हो, फिर नंबर डिलीट कर दे रहा हो और आपको नहीं पता चल रहा हो, तो आपको पता तो करना पड़ेगा ना कि हम तो कम यूज करते हैं, तो बिल ज्यादा क्यों आता है। चलो, अब कोई भी एक नाम लिख दो, जैसे मान लो जागृति शिक्षण संकुल एक संस्था है, ठीक है, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी और संस्था का एड्रेस। संस्था का एड्रेस क्या लिख दिया? स्टेशन रोड मोड़ासा, पिन कोड है 383315 और 25 अगस्त 2017। अब सिंपल सी बात है कि टेलीफोन को कॉल लिखना पड़ेगा तो बीएसएनएल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल ऑफिसर श्री बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, मोतीपुरा मोड़ासा और मोड़ासा, ये याद रखना। ठीक है, विषय में क्या लिखेंगे? टेलीफोन बिल पर बाहरी कॉल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जो हमें नहीं मालूम है, हमें जानना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? श्रीमान, और आपको अच्छे से मालूम यहाँ पे आपका विश्वसनीय मोती भाई चौधरी का साइन है, और प्रशासनिक प्रबंधक मतलब किसके? जागृति शिक्षण संकुल के प्रशासनिक प्रबंधक हैं, यही जानकारी लेना चाहते हैं। अब मैटर क्या है देखो, बीएसएनएल मोड़ासा द्वारा दी जाने वाली विविध सेवाओं की हम ग्राहक के रूप में कई वर्षों से लाभ ले रहे हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। इस समय हमने अपने परिसर में 2 टेलीफोन कलेक्शन ले रखा है, जिसके नंबर, कोई भी नंबर लिख देने का, ठीक है, नंबर जैसे कि कितने आंकड़े का होता है कि 1 2 3 4 5 6, टेलीफोन नंबर 6 आंकड़े का होता है, उसके आगे अपना कोड लग जाता है, जैसे कि अहमदाबाद का 079 है। ठीक है, राइट, जिसके ये 2 नंबर हैं, दोनों लाइनों पर बाहरी कॉल्स करने की सुविधा उपलब्ध है, बट बाहरी कॉल्स कौन से हमें उसको जानना है। उपयुक्त दोनों नंबर पर किए जाने वाले बाहरी कॉल्स की सूची हमारे टेलीफोन के नियमित बिल के साथ भेजने की कृपा करें, जिससे हमारे पास इससे संबंधित रिकॉर्ड रहे। जागृत शिक्षण संकुल की आंतरिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में यह आवश्यक भी है कि आखिरकार कौन है जो इतना कॉल कर रहा है जिससे बिल ज़्यादा आ रहा है, हमें जानना बहुत जरूरी है। अतः त्वरित क्रियान्वित करने की कृपा करें, यानी हमें जल्दी से जल्दी जो हमने आपसे आंसर मांगा है वो आंसर देने की कृपा करें। आभार आपका बहुत बहुत। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट ना। आगे देखते हैं, उसके बाद कौन सा पत्र है? एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र लिखना है। जैसे कि आपका धंधा है, आप धंधे में अपना टेलीफोन नंबर रखे हो और आपके धंधे का काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके धंधे का विकास हो रहा है, तो आप अपने धंधे को फैला रहे हो, हर जिले में अपने धंधे को डाल रहे हो, राज्य में तुम्हारा धंधा पूरी तरह से फैल गया है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि आपके धंधे का जो हेल्पलाइन नंबर रहे सेम रहे। तो हेल्पलाइन नंबर सेम रहेगा तो एक ही नंबर पर ढेर सारी लाइन लेना है, तो उसके लिए आपको बीएसएनएल को आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा बिजनेस है, जैसे सारथी बिजनेस हाउस, जीआईडीसी रोड वापी, ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ पर 2 सितंबर 2017। अगर यहाँ पर उसने एड्रेस नहीं लिखा तो बिल्कुल टेंशन मत रखो, आप एड्रेस लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अधिकारी श्री बीएसएनएल सूरत रोड, पिन कोड दिया है। विषय क्या है भैया हमारा? एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने के संबंध में। फिर श्रीमान लिखेंगे और लास्ट में मालूम है आभार आपका विश्वसनीय कौन? धीरज टंडन, ये धीरज टंडन का साइन है और ये मैनेजर है। अब क्या ये कैसे आवेदन पत्र कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। सारथी बिजनेस हाउस वापी एक प्रतिष्ठित व्यापारिक इकाई है। जीआईडीसी रोड पर स्थित हमारी इकाई संचालन विभाग एवं उत्पादन विभाग ऐसे 2 विभागों में विभक्त है। अर्थात सारथी बिजनेस हाउस वापी का एक प्रतिष्ठित, वापी गुजरात का एक जिला है, ठीक है, वापी की एक प्रतिष्ठित व्यापारिक इकाई है। जीआईडीसी रोड पर स्थित हमारी इकाई एक संचालन विभाग है जो मैनेजमेंट विभाग है, और एक उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऐसे 2 विभाग, यानी सारथी बिजनेस हाउस के 2 विभाग है, एक संचालन विभाग और एक उत्पादन विभाग। संचालन विभाग में मैनेजमेंट होता है और उत्पादन विभाग में प्रोडक्शन होता है। इन विभागों के कामकाज के संबंध में
कर्मचारीगण को अन्य इकाइयों के कर्मचारीगण को हमारी इकाई के साथ नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत करनी होती है। अर्थात उत्पादन विभाग के कर्मचारी को संचालन विभाग के साथ और संचालन विभाग के कर्मचारी को उत्पादन विभाग के साथ लगातार बात करनी पड़ती है और होती रहती है। ठीक है। हाल में सारथी बिजनेस हाउस में एक ही टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है जिसका नंबर 266551 है। इसके नंबर के लिए आपके टेलीफोन विभाग के द्वारा दी जाने वाली एक से अधिक समांतर लाइन की सुविधा हमें प्राप्त करना है। मतलब सेम टू सेम नंबर पर हमें दूसरे मतलब लाइन प्राप्त करनी है। ठीक है। जिससे हमारे टेलीफोन से होने वाले व्यापारिक व्यवहार सरलता से तुरंत हो सके। अर्थात एक ही नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करना चाहते हैं। उपयुक्त सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस सुविधा की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त कोई चार्ज चुकाना हो तो हमें उसकी भी जानकारी दो, वो चुकाने के लिए हम सक्षम भी है। विद्यार्थी मित्रों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 नंबर, आय कर पात्र न होने से डिमांड नोटिस रद्द करने हेतु पत्र। अर्थात जो आय है आपका वह कर पात्र नहीं है, अर्थात उस आय पे आपको टैक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नोटिस आ गया कि टैक्स भरना है, तो भैया डिमांड नोटिस रद्द करना पड़ेगा। भैया जो उस आय पे हम टैक्स नहीं भरना है, मतलब सरकारी नीति नियमों के अनुसार एक लेबल होता है कि इतने पे हमें टैक्स भरना है। अब तुम्हारी आय इतनी है कि उस पर टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट खुद बोलती है टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं, और आपको नोटिस मिल जाएगा टैक्स भरना है, तो आपको डिमांड नोटिस तो लिखनी पड़ेगी ना, भैया कैसा टैक्स भरेंगे हम। डमडम बुक स्टोर, ये देखो एड्रेस, इस एड्रेस को तुम यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 सितंबर 2017, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिख दिया। ठीक है। अब भैया आय वाला है तो आयकर अधिकारी श्री को लिखना पड़ेगा, आयकर अधिकारी श्री बिजनेस सर्कल गांधीनगर। ठीक है। देखो यहाँ भी गांधीनगर ही है। विषय क्या है, डिमांड नोटिस रद्द करना है। रद्द करना है का मतलब है जब हमारा आय कर पात्र नहीं है तो नोटिस तो हमें रद्द करनी पड़ेगी भैया। फिर देखो यहाँ पर आ गया श्रीमान, लास्ट में आपका विश्वसनीय हर्ष पटेल, ये मालिक है, और संलग्न कर दिए। संलग्न का मतलब होता है अटैचमेंट, भाई अटैचमेंट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न की नकल, इनकम टैक्स रिटर्न की नकल अटैच करना पड़ेगा। उस नकल को देख के ये डिसाइड होगा कि आयकर विभाग से गलती हो गई, आपका आय कर पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी आयकर विभाग ने आपको नोटिस दे दिया, तो आयकर विभाग से गलती हुई। पर आयकर विभाग को कैसे मालूम पड़ेगा आयकर विभाग से गलती हुई, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की नकल तो देनी पड़ेगी भाई। ठीक है। अब मैटर क्या है समझते हैं। डमडम बुक स्टोर के नाम से पिछले 10 वर्षों में हम गांधीनगर में व्यापार कर रहे हैं। आयकर के अधिनियमानुसार प्रतिवर्ष हम इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहे हैं। मेरा पान कार्ड नंबर यानी परमानेंट नंबर ये है। ठीक है। AEHPM 0570D है। मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के अनुसार हमें अब भी 7600 आयकर भरना शेष है। इस प्रकार की डिमांड नोटिस हमें 2 जुलाई 2016 के दिन मिला, यानी 2015-16 के मूल्यांकन वर्ष के अनुसार 7600 का आयकर भरना शेष है। ऐसा नोटिस डमडम बुक स्टोर को 2 जुलाई 2016 के दिन मिला है। यह नोटिस कदाचित भूल से दी गई होगी, ऐसा हमें लगता है। ये कौन बोल रहा है, ये डमडम बुक स्टोर आयकर विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते समय बोल रहा है। गत वित्तीय वर्षों में हमारी आय अगले वर्ष की अपेक्षा कम हुई है, जिससे उस पर आयकर की राशि कम होगी, यह भी स्वाभाविक है। यानी इसके पहले जो हमारा आय था वो ज्यादा था तो हमारा टैक्स कम आया था, इस बार हमारा आय कम हुआ है तो हमारा टैक्स ज्यादा कैसे आया, ये भी भाई अजीब बात है। इसीलिए गत वित्तीय वर्षों की अपेक्षा मैं अधिक आयकर भरने का पात्र नहीं हूं। आयकर विभाग के फाइल में की गई इनकम टैक्स रिटर्न की एक नकल इस पत्र के साथ संलग्न है जो मैं आपको भेज रहा हूं। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए हिसाब इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करके अत्यधिक आयकर की डिमांड नोटिस रद्द करो। अर्थात कहने का मतलब जो 7600 का तुमने नोटिस दिया है वो नोटिस 7600 का नहीं आना चाहिए, कम का आना चाहिए। आपने ज्यादा का दे दिया, आपसे भूल हो गई, तो अपने भूल को सुधारिए भैया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में पत्र। निर्यात का मतलब है किसी भी चीज को बेचना। जैसे आप अपने देश में बिजनेस कर रहे हो तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज का उत्पादन कर रहे हो, तो उन सब चीजों को क्या करोगे, आप बेचोगे दूसरे देशों में। तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं निर्यात लाइसेंस, दूसरे शब्दों में बोले इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है। जैसे धंधे का नाम है क्वालिटी मशीन हाउस, एड्रेस, धंधे का ईमेल आईडी, धंधे का वेबसाइट और धंधे का फोन नंबर आप लिख सकते हो। जैसे अभी बोलोगे सर अभी तो वेबसाइट आया नहीं, अरे आपकी इच्छा यार, फोन नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, ईमेल आईडी लिखो, वेबसाइट लिखो, सब चलता है।
एड्रेस प्लॉट नंबर 17 GIDC गड्ढा रोड भावनगर, भावनगर का पिन कोड 364001, 18 सितंबर 2017। दी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, भैया देखो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको निर्यात का लाइसेंस चाहिए भाई, दूसरे देश में माल बेचना है तो दी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भारत सरकार को लिखना पड़ेगा। पूना, ये कंपनी कहाँ है, ये संस्था कहाँ है, पूना में। तो ये सब चीजें कुछ याद भी करना पड़ता है, पत्र ऐसे ही नहीं, पत्र को सब हल्के में मत लेना, कुछ चीजों को याद कर। दी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भारत सरकार की संस्था पुणे में है। अब ये इसकी जगह तुम अहमदाबाद लिख दो, ये लिख दो तो ना चले भाई, तो ये कुछ चीजों को याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। विषय क्या है, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने हेतु IEC कोड नंबर 1। माननीय श्रीमान जी, अब यहां पर क्या आएगा, आपका विश्वसनीय मूलचंद ये मालिक है, ठीक है, और आभार, राइट। संलग्न करेंगे जो जो डॉक्यूमेंट आपको निर्यात लाइसेंस के लिए देना पड़ेगा वो तो देना पड़ेगा, ठीक है। मालूम पड़ जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है, देखते हैं। याद रखना, क्वालिटी मशीन हाउस का नाम, दुकान का नाम है। हम नोटबुक्स एवं पुस्तकों को बनाने तथा छापने वाली मशीनों के बड़े उत्पादक, यानी क्वालिटी मशीन हाउस ऐसे मशीन का उत्पादन करता है जो मशीन से नोटबुक्स, पुस्तक ये सब छपती है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों से समग्र देश में हमारी मशीनों की बिक्री बड़े पैमाने पे हो रही है। बहुत अच्छी बात है भैया, ये जो मशीन बना रहे हैं इनका मशीन बहुत ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। तदुपरांत विदेशों में भी प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ रही है, इस मशीनों की मांग विदेशों में बढ़ने लगी भैया। हम अपने उत्पादन को विदेशों में भी निर्यात करना चाहते हैं, अर्थात ये मशीन कंपनी का मालिक बोलते हैं अब हमारा उत्पादन इतना फेमस हो गया, हमारी मशीन इतनी फेमस हो गई, भारत तो छोड़ो दूसरे देश वाले भी मांग रहे हैं, तो हमें दूसरे देश में भी बेचना है और बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए भैया, ओके। इस हेतु हमें निर्यात लाइसेंस चाहिए। अतः नीचे दिए गए विवरणों को ध्यान में रखकर हमारे उत्पादन को विदेश बिक्री हेतु निर्यात का लाइसेंस देने की भैया कृपा करें। अब उसमें भाई ये सब करना पड़ेगा, तो पहले कैसे लाइसेंस मिलेगा निर्यात का, आपको निर्यात का लाइसेंस कैसे मिलेगा, आपको आवेदन का फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको रुपये 250 का डिमांड ड्राफ्ट रखना, मतलब भरना लेना पड़ेगा, सूचना अनुसार ढांचे में बैंक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पान कार्ड की स्वप्रमाणित नकल भी आपको देनी पड़ेगी, आवेदक का एक फोटो भी देना पड़ेगा, ₹50 की टिकट पर लगाया हुआ कंपनी के पते का लिफाफा भी होना चाहिए, ₹10 का टिकट का लगाया हुआ बैंक के पते का लिफाफा होना चाहिए और अन्य दस्तावेज होना चाहिए। कृपा करके निर्यात लाइसेंस IEC कोड नंबर 1 शीघ्र देंगे ऐसी अपेक्षा, ठीक है, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको निर्यात लाइसेंस मिलेगा, बट ये सब आपके पास एकदम परफेक्टली भर के सामने वाले को देना पड़ेगा और इसको संलग्न अटैचमेंट भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा भाई। चलो, यानी ये हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया भाई, एक टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी आपको बता दूं मैं, कि ये जो है ना हमारा सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसमें आपने क्या क्या सीखा, डाकतार विभाग सीख लिया, टेलीफोन विभाग सीख लिया, रेलवे पार्सल सीख लिया, कस्टम आयात निर्यात सीख लिया, आयकर वाला भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब क्या करना है भैया हमको, अब थोड़ा टॉपिक बदलेगा। अब जो हमारा टॉपिक आएगा सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार। अब सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, ओके, ठीक है। इस प्रकार की सेवाएं सामान्य रूप से गांव एवं शहर में सार्वजनिक उपयोगी सेवा, जिसे जनोपयोगी सेवाओं देने का कार्य स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का है। अर्थात गांव अथवा शहरों में जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं का कार्य है वह स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का है। स्थानीय स्वराज की संस्थाएं गांव अथवा शहरों में क्या करती हैं, ये सेवाएं प्रदान करती हैं। अंडरस्टूड, समझ में आपको अच्छे से आ गया। फिर तदुपरांत सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग, नियम व संस्थाएं भी ऐसी सेवाएं देती हैं। अर्थात सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, सरकारी निगम की संस्थाएं भी ये सेवाएं देती है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। अर्थात ऐसी सेवाओं से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लाभ भी मिलता है तथा सरकारी निगम के अनुसार ये कार्य करती है। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं को निम्नानुसार सेवाओं मतलब सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में अलग अलग सेवाओं का समावेश होता है। तो ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं हैं, जो समाज के लिए, जो गांव शहर के लिए आवश्यक है? तो डाकतार सेवा, ड्रेनेज की सुविधा यानी गटर की, रास्ते व मकान, फायर ब्रिगेड, बिजली,
रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय राज्य परिवहन, पुलिस, होमगार्ड्स और जल आपूर्ति। ठीक है, अब टॉपिक चालू होगा सार्वजनिक उपयोगी सेवा संबंधित पत्र व्यवहार। यानी अब हम पत्र व्यवहार सीखेंगे किसका, सार्वजनिक उपयोगी सेवा संबंधित, जिसमें है अनियमित जल आपूर्ति संबंधित योग्य विभाग को पत्र। यानी आपके यहाँ जो जल की आपूर्ति हो रही है, जो पानी आ रहा है वह नियमित नहीं अनियमित आ रहा है, तो आप जल विभाग को पत्र लिखोगे। कौन से विभाग को पत्र लिखोगे, जल आपूर्ति विभाग को पत्र लिखोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये सार्वजनिक उपयोगी सेवा से संबंधित पत्र व्यवहार लिखना है, तो यहाँ कोई कंपनी फंपनी तो नाम आएगा नहीं भैया। ठीक है, ऐसे समय पे क्या करेंगे, डायरेक्टली फोन नंबर और एड्रेस, भाई कौन पत्र लिख रहा है उसका नाम आना चाहिए, यहाँ कोई कंपनी फंपनी का नाम नहीं आएगा। मोहन भाई पटेल, नानोवास, पालनपुर रोड, कुंभासण, पिन कोड है 9 जून 2017। अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री जल आपूर्ति विभाग पालनपुर, सेम सेम होना चाहिए भैया ये पालनपुर। एक बार पिन कोड बदलेगा चलेगा, पालनपुर एक जिला है, जिला में बहुत सारा एरिया है और हर एरिया का पिन कोड अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखो, विषय अनियमित जल आपूर्ति मिलने के संबंध में शिकायत पत्र, टाइम टू टाइम जल नहीं मिल रहा है। श्रीमान लिखेंगे, आपका विश्वसनीय मोहन बी पटेल, राइट, आभार तो आप जानते ही हो, मैटर क्या है समझते हैं। पालनपुर जिला के कुंभासड़ गांव में निवासियों की ओर से मैं अपने गांव में मिल रहे अनियमित जल आपूर्ति से संबंधित शिकायत कर रहा हूँ। यानी पालनपुर का एक जिला है, उसमें एक कुंभासड़ गांव है, वहां पर सभी निवासियों का ये कंप्लेन है कि भाई गांव में समय समय से पानी नहीं मिल रहा है। तो एक से एक मानस ने गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा है। ठीक है, 10,000 की जनसंख्या वाले हमारे गांव में कुछ समय से जल की समस्या विकट परिस्थिति का निर्माण हो गया। यानी हमारे गांव में वो बंदा बोलता है हमारे गांव में 10,000 की जनसंख्या है और समय समय पे पानी ना मिलने से हमारे गांव में एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से हमें जल आपूर्ति मिलती थी, यानी पहले से टाइम टू टाइम मिलता था, परंतु पिछले 6 महीने से अधिक समय हो गया लेकिन जल आपूर्ति अत्यधिक अनियमित मिल रहा है। कल रात को 2 बजे तो कभी 4 बजे पानी आता है, राइट ना, कई बार सप्ताह में एक ही दिन पानी आता है। जल आपूर्ति की इस अनियमितता के कारण बच्चों की शिक्षा, लोगों के दैनिक जीवन और लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत प्रभावित हो रहा है। जल आपूर्ति नियमित रूप से निश्चित समय पर होती रहे, ऐसी व्यवस्था के गठन हेतु नम्र विनती कर रहा हूँ। आपको ज्ञात हो कि हम जल कर एवं अन्य कर भी नियमित रूप से भरते हैं, तो हमें नियमित रूप से ये सब मिलना भी चाहिए। ओके, समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा करने हेतु पत्र लिखना है। यानी इसमें क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग है ना, बहुत अच्छा काम किया, लोग खुश हो गए, तो लोग उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। फोन नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेसर राहुल दोमारिया, 10 यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स, कच्छ यूनिवर्सिटी भूज, राइट ना, पिन कोड है 13 जून 2017। चीफ हेल्थ ऑफिसर श्री सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग भूज नगर पालिका, पिन कोड है। विषय है विभाग के द्वारा जो काम किया गया है, प्रशंसनीय काम किया गया है, उसका प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा जा रहा है। देखते हैं, सबसे पहले श्रीमान और फिर इसके बाद आपका विश्वसनीय आर दामोड़िया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसके बाद देखो इसमें क्या मैटर है, समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समग्र विश्व का ऋतु चक्र बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, अनियमित हो गया है। इसके प्रभाव से भूज शहर के पर्यावरण तथा जलवायु में अनियमितता और अनिश्चितता देखने को मिल रही है। समग्र क्षेत्र में कभी गर्मी की लहर दौड़ती है तो कभी मौसमी बरसात होती है। मिश्र वातावरण के कारण पानी जन्य एवं जंतुओं से रोग का प्रमाण एकाएक बढ़ जाता है। यानी पानी जन्य रोग और जंतु से संबंधित रोग बढ़ जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी गंभीर असर हो रही है। ये बहुत टेंशन वाली बात है। पिछले 15 दिन से भूज नगर पालिका द्वारा दिखाई गई सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्धता एवं कामकाज का भूज शहर के नागरिक संज्ञान लेते हुए आप श्री का अभिनंदन करते हैं। मतलब समस्याएं तो है, लेकिन समस्याओं का सामना स्वास्थ्य विभाग इतना अच्छे से कर रहा है कि समस्याएं भी खत्म हो गई और लोग भी अच्छे खासे बच गए।
ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित जागृति लाने हेतु वर्तमान पत्र और रेडियो के द्वारा विज्ञापन, दवाओं का छिड़काव, पानी का शुद्धिकरण हेतु गोलियों का वितरण, बिन स्वास्थ्यप्रद खाने पीने वस्तुओं पर प्रतिबंध एवं स्वच्छता का विशेष आग्रह से महामारी की अति संक्षिप्त समय में नियंत्रण आ गया। महामारी तो आई थी, बट महामारी पे नियंत्रण कैसे पाया गया? तो सार्वजनिक विभाग के द्वारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा है, वो लोगों ने क्या किया? वो लोगों ने वर्तमान पत्र पे, रेडियो पे विज्ञापन दिया, दवाओं का छिड़काव किया, पानी का शुद्धिकरण किया, अलग अलग जगह पे पानी में गोलियों का वितरण किया। स्वास्थ्यप्रद मतलब बिन स्वास्थ्यप्रद मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन सब चीजों पे प्रतिबंध लगवाया, जिससे, और स्वच्छता मतलब सफाई रखा, जिससे पूरी महामारी पर नियंत्रण पाया गया और उससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भुज नगर पालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य की मैं जनता की ओर से बखान करता हूं एवं सहकार देने का आश्वासन देता हूं। भविष्य में भी आप श्री इसी प्रकार की दूरदर्शिता के कदम उठाते रहेंगे एवं कार्यरत रहेंगे एक जागृत नागरिक के रूप में, राइट ना? मुझे संपूर्ण विश्वास है। अर्थात जिस तरह से आपने यहाँ पे काम किया, आप जहां भी जाओ उसी तरह से काम करोगे, ऐसी अपेक्षा है। आप एक अच्छे व्यक्ति हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, आम जनता के मिलन प्रसंग के उपलक्ष्य में फायर ब्रिगेड की सेवा की प्राप्ति हेतु पत्र। यानी आम जनता के मिलन प्रसंग, यानी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर आम जनता मिलन चाह रहे हैं, मतलब एक दूसरे से नहीं विजिट करते, जैसे कोई नेता परेता आ जाते हैं तो वहां पर ढेर सारे लोग आते हैं तो आग लगने की संभावना भी रहती है। तो फायर ब्रिगेड को पत्र लिखा जा रहा है, भाई हम एक प्रोग्राम बहुत बड़ा कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी जनता इकट्ठी होगी, तो कृपया करके हमें फायर ब्रिगेड की सुविधा प्रदान करो। ठीक है, जैसे सरस्वती संस्थान, इरा फोन नंबर, वेबसाइट, इरा एड्रेस 22 अनमोल कॉम्प्लेक्स, मानव मंदिर के पास, मेमनगर, अहमदाबाद, 25 अप्रैल 2017। चीफ फायर ऑफिसर श्री, मेमनगर फायर स्टेशन, मेमनगर, अहमदाबाद। ठीक है, विषय क्या है? आम जनता के मिलन प्रसंग पर फायर ब्रिगेड की सेवा की प्राप्ति के संदर्भ में पत्र है। जैसे ये श्रीमान है आपका विश्वसनीय मौलिक तन्ना, प्रबंधक, सरस्वती संस्थान। अब क्या लिखा है आपको इसको ध्यान से समझना है। हमारी संस्थान ने तारीख 12 मई 2017 के दिन 12वीं कक्षा के पश्चात अध्ययन एवं विकल्प एवं गुजरात की विविध यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जाने वाले अभ्यास क्रमों के विषय में समग्र गुजरात के विद्यार्थियों को योग्य मार्गदर्शन मिले, इस उद्देश्य से हमने एक सम्मेलन आयोजन किया है। GMDC एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है। विज्ञान व सामान्य प्रवाह के समग्र विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम के आयोजन होने से अधिक जनसंख्या एकत्रित होने की पूरी संभावना है। यानी जो सरस्वती संस्थान है 12 मई 2017 के दिन 12वीं कक्षा के बाद अध्ययन और विकल्प के रूप में, यानी 12वीं कक्षा का बच्चे एग्जाम दे लिए हैं, 12वीं के बाद वो क्या करेंगे, आर्ट्स वाले, यानी 12वीं के बाद आर्ट्स वाले क्या करेंगे, 12वीं के बाद कॉमर्स वाले क्या करेंगे, 12वीं के बाद साइंस वाले क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी की जो विविध कोर्सें हैं उन सबको बताने के लिए GMDC ग्राउंड में एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चे आएंगे और ऑब्वियसली संख्या काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होगी। ठीक है, उपर्युक्त कार्यक्रम में अस्थायी रूप से विद्युत का प्रवाह का उपयोग होगा। कहने का मतलब वहां पर विद्युत के प्रवाह का उपयोग तो होगा ही। फिर कपड़े का बड़ा मंडप भी बनाया जाएगा वहां पर लोगों को रहने के लिए। एक ही स्थान पर बड़े मिलन प्रसंग के लक्ष्य में रखकर सुरक्षा के कदम के स्वरूप में 12 मई 2017 के दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उसी स्थान पर हमें फायर ब्रिगेड की सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें। क्योंकि भैया वहाँ मंडप कपड़े का बनेगा, ढेर सारे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे आग लगने की संभावना वहां पर है, इसलिए पहले से सुविधा तो लेना पड़ेगा। ओके, अहमदाबाद नगर के लोग प्राकृतिक आपदाओं व दुर्घटनाओं के समय फायर ब्रिगेड द्वारा दी गई सराहनीय सेवा का उल्लेख भी करते हैं एवं नागरिक सुरक्षा के कर्तव्य पालन के बदले सदा आपके ऋणी भी है। हमें भी फायर ब्रिगेड की सुविधा प्रदान कीजिए महाराज। ओके, चलो आगे देख। नेक्स्ट, शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सफाई की अनियमितताओं के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु पत्र। यानी सड़क पर, शहर के सड़क पर सफाई नहीं है भैया, गंदगी है। ठीक है, अब कोई भी एक शहर ले लो, मान लो मेरा बड़ोदरा, ठीक है, फोन नंबर, email ID सुभानपुरा चौक, सुभानपुरा, बड़ोदरा। ठीक है,
किसको पत्र लिखोगे, ये तो एड्रेस हुआ, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो यहाँ पे। किसको पत्र लिखोगे, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री बड़ोदरा महानगर पालिका, बड़ोदरा का पिन कोड लिख दो, ठीक है। विषय, शहर की सार्वजनिक सड़कों पर नियमित सफाई न होने पर पत्र लिखना है। मेहरबान श्रीमान जी, ओके, आपका विश्वसनीय संयोजक मेरा बड़ोदरा, ठीक है, सीसी शाह, राइट, ये बंदा लिख रहा है। मेरा बड़ोदरा क्या है, मेरा बड़ोदरा का एनजीओ हम पिछले 7 वर्षों चला रहे हैं। एक व्यक्ति एक एनजीओ चला रहा है बड़ोदरा में, उसका नाम है मेरा बड़ोदरा, तो वो अपने एनजीओ से पत्र लिख रहा है बड़ोदरा के लिए कि बड़ोदरा के रोडों पर, शहरों में, बड़ोदरा के शहरों के रोडों पर जो गंदगियां है भैया उसका शिकायत कर रहा हूं, ठीक है। हमारी संस्था के सेवा की प्रवृत्तियों, शैक्षणिक उत्थान, सुंदर शहर की कल्पना के साथ जुड़कर काम करती है। यानी ये जो मेरा बड़ोदरा एनजीओ है वह बड़ोदरा को स्वच्छ और साफ रखना चाहती है। बड़ोदरा महानगर पालिका एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ हाथ मिलाकर हम सामाजिक चेतना एवं नगर विकास से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम भी कर रहे हैं। यानी ये जो एनजीओ है बड़ोदरा में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है लोगों से मिलकर जुड़कर, जिससे बड़ोदरा में सफाई रहे, बड़ोदरा के बारे में अच्छा सोच रहा है, बड़ोदरा के विकास के बारे में ये एनजीओ काफी अच्छा काम कर रहा है। सुंदर नगर की कल्पना के साथ कार्यरत हमारी संस्था का उद्देश्य है बड़ोदरा की नगर की स्वच्छता हेतु अति संवेदनशील और जागृत। यानी ये हमेशा एनजीओ ये चाहता है कि बड़ोदरा हमेशा एक स्वच्छ रहे, साफ रहे। पिछले कुछ समय से हमारे ध्यान में आया कि बड़ोदरा नगर की सार्वजनिक सड़कों पर नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह पर कचरे का ढेर इकट्ठा हो रहा है, मार्गों पर रेत और कचरे का जमा हो रहा है, मार्गों के आसपास फुटपाथ और डिवाइडर पर भी प्लास्टिक की थैलियां और अन्य प्रकार की गंदगी देखने को मिलती है। क्या बड़ोदरा महानगर पालिका इसके बारे में अनजान है या ध्यान नहीं दे रही है? संस्कार नगरी बड़ोदरा सुंदर शहर के रूप में पहचाना जाए, यह ध्यान सबका कर्तव्य है। बड़ोदरा नगर के सार्वजनिक मार्गों पर नियमित स्वच्छता संबंधित आवश्यक सूचना देकर स्वच्छता अभियान प्रारंभ करके शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने का नम्रतापूर्ण विनती है। स्वच्छता अभियान से हमारी संस्था को आपको हर एक प्रकार का सहयोग देने का विश्वास दिलाती है। यानी ये एनजीओ बोल रहा है, किसको बोल रहा है भैया? म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री बड़ोदरा महानगर पालिका को ऐसा बता रहा है कि भाई नगर के अंदर शहरों पर रोडों पर गंदगियां ज़्यादा है, उन गंदगियों को दूर कराओ, बड़ोदरा को एकदम स्वच्छ और साफ बनाओ, बड़ोदरा को स्मार्ट बनाओ और आप इसके लिए कोई अभियान निकालो, स्वच्छता अभियान निकालो। उस अभियान में हमारा जो मेरा बड़ोदरा का एनजीओ है सहकार देगा, साथ देगा, हम सब मिलकर बड़ोदरा को सुंदर बनाएंगे। अंडरस्टूड? समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा? ओके, आगे चलते हैं। अब टॉपिक चेंज। अब का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। अब हमारा जो टॉपिक है स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार। स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज्य की संस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन्हें स्थानीय स्वराज की संस्था भी कहते हैं। स्थानीय संस्थाओं के रूप में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं, निःशुल्क या राहत दर पर सेवा देने वाली निजी स्कूल एवं सहकारी मंडलियों का भी समावेश किया जा सकता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, स्थानीय संस्थाओं में गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं आती हैं। ऐसी सेवाभावी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा नहीं, बिल्कुल खुद से चल रही हैं, ऐसी संस्थाएं भी स्थानीय संस्था गिनी जाती हैं। जैसे निःशुल्क और राहत दर पर सेवा देने वाली निजी स्कूल। ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल है लेकिन वह निःशुल्क, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फ्री में पढ़ा रही है, बहुत गरीब हैं, या तो फीस में बहुत ज़्यादा राहत दे रही है। और बहुत सारी ऐसी सहकारी मंडलियां भी हैं जो स्थानीय संस्थाएं हैं। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का, तहसील पंचायतों का, नगर पालिका और महानगर पालिका का समावेश होता है। स्थानीय संस्थाओं के साथ सामान्य रूप से पत्र व्यवहार निम्नलिखित बातों के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से बातों हैं जिनके लिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं पत्र व्यवहार करती है? तो इसके अंदर पहला है सार्वजनिक उपयोगी यानी जन उपयोगी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, उपलब्ध सेवाओं के प्रति शिकायत या बखान करना, सार्वजनिक हित से संबंधित बातों के प्रति ध्यानाकर्षित करना, उसके लिए हो सकता है। फिर उसके बाद
संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देने के संबंध में हो सकता है। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, फिर संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार। यानी इसमें पहला नंबर है सार्वजनिक उपयोगी, मतलब ऐसी सेवाएं जो हमारे लिए उपयोगी है, जन के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, इन सबसे संबंधित पत्र व्यवहार जानेंगे। फिर उपलब्ध सेवाओं के प्रति, अगर जो सेवाएं हमें मिल रही है अगर उनमें उसमें कोई खेद हो, कोई शिकायत हो तो राइट उसका शिकायत भी कर सकते हो। अगर वो सेवाएं बहुत अच्छे से मिल रही हैं तो उसका बखान भी कर सकते हो। फिर संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना देने के संबंध में, यानी जो संस्थाएं कार्य कर रहे हैं उसकी सूचना भी आप दे सकते हो। अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, राइट ना, अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने हेतु। फिर संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र व्यवहार। अंडरस्टूड, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजी सबूत जोड़ने पड़े, उससे संबंधित फॉर्म भरना पड़े, अर्जी करनी पड़े तथा नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फीस भरनी हो उसे भी भरना पड़े। इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही स्पष्ट और मुद्दासर होना चाहिए। तो इसमें जो पत्र व्यवहार होता है उस पत्र व्यवहार के साथ दस्तावेजी सबूत जोड़ना पड़े या संबंधित फॉर्म भरना पड़े या अर्जी करना पड़े या नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फीस भरनी पड़े तो उसमें उसे भरना पड़ता है। और इस प्रकार के पत्रों में प्रस्तुतिकरण अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए और मुद्दासर होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। संबंधित संस्था में पत्र देने के पश्चात उसकी एक नकल आवेदक को रखना आवश्यक है। यानी जो पत्र व्यवहार कर रहे हो तो उसका एक जेरोक्स मतलब खुद के पास भी रखना चाहिए, जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ हमने पत्र व्यवहार किया है, कि जिससे भविष्य में इसके बारे में किसी संदर्भ की आवश्यकता पड़ने के आधार पर उसके रूप में उसे लिया जा सके। सबसे पहला नंबर है स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार के उदाहरण में पहला नंबर है नगर पालिका के मलकुंड सोख्ता कुआं विभाग को उसकी सफाई के लिए निवेदन पत्र। ओके, देखते हैं। नगर पालिका के मलकुंड, मलकुंड जानते हो, सोख्ता कुआं गांव में होता है, गांव में बनाया जाता है, गड्ढा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इस सोख्ता कुआं, तो जैसे कि शौचालय होता है ना, जो शौच करते हैं तो वो शौच पूरा इसी सोख्ता कुएं में जाता है। गांव में अभी भी ये बनाया जाता है। तो नगर पालिका के मल कुंड सोख्ता कुआं विभाग को उसकी सफाई के लिए निवेदन पत्र, यानी जो सोख्ता कुआं है नगर पालिका का है वह भर चुका है या उसका सफाई करना है तो पत्र तो लिखना पड़ेगा। विपुल भाई आदेसरा, सुदामा वसाहत, गांधी परु, मोरबी, 363642, फ़ोन नंबर 22 जुलाई 2017, ये भाई लिख रहे हैं। तो प्रमुख श्री मोरबी नगर पालिका मोरबी, विषय क्या है, मलकुंड सोख्ता कुआं की सफाई के संदर्भ में। फिर यहाँ आएगा श्रीमान आपका विश्वसनीय विपुल भाई कादेसरा, चेयरमैन सुदामा वसाहत कॉलोनी के। और संलग्न में टैक्स बिल की नकल, बहुत ज़रूरी है टैक्स बिल की नकल, कि भाई नगर पालिका को आप कुछ भी पत्र लिख रहे हो पहले आप टैक्स वैक्स भरे हो कि नहीं, हर चीज़ का ये भी जानना पड़ेगा, ठीक है। मैटर क्या है इस तरह से लिखना है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली गरीब आवास योजना के अंतर्गत स्कीम सुदामा वसाहत कॉलोनी में हमें एक मकान आवंटित किया गया है। इस विस्तार में अभी तक गटर की सुविधा न होने से घर उपयोग के पानी के निकास हेतु मलकंड की व्यवस्था उपयुक्त आवासों के निर्माण कार्य के साथ किया गया है। आप श्री का ध्यानाकर्षण करना इसलिए आवश्यक हो गया है, ध्यानाकर्षण इसलिए आवश्यक हो गया है कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग के द्वारा हमारे मकानों में मलकुंड की सफाई नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्र में मलकुंड की सफाई नियमित न होने से गंदगी और महामारी त्वरित फैलाव हो सकता है, जिससे समग्र विस्तार के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना संभव और स्वाभाविक है। हमारी बस्ती के समग्र सदस्य नगर पालिका का टैक्स नियमित रूप से भरते हैं। सफाई के संदर्भ में बार बार मौखिक रूप में प्रस्तुतिकरण किए जाने पर भी तंत्र के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, कदम नहीं उठाया गया। हमारी इस शिकायत का शीघ्र हल करने की नम्रतापूर्वक विनती है आपसे। यदि निकट समय में नगर पालिका द्वारा कठोर और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे विस्तार के निवासियों को गांधी प्रेरित मार्गानुसार गांधीगिरी आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। गांधीगिरी का मतलब वही
आंदोलन आंदोलन, झगड़ा वगड़ा। सिंपल सी बात है, ये बंदा जहाँ रह रहा है वहाँ पर जो मलकुंड है, सोख्ता कुआं है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, वहाँ पर गंदगी फैल रही है, वहाँ पर महामारी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, जिससे लोगों को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वो ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है नगर पालिका से कि कृपया करके मलकुंड की सफाई करवाइए। राइट, हम लोग बहुत बार आए, मौखिक सूचना संचार किए, मुंह से बोले, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब हम लिखित दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं लिया गया तो हम लोग गांधीगिरी पे उतर जाएंगे। गांधीगिरी का मतलब हुआ आंदोलन करने लगेंगे, जो आपके लिए शायद प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा के उद्देश्य से जमीन आवंटन संबंधित पत्र। किसके उद्देश्य से? सेवा के उद्देश्य से जमीन आवंटन संबंधित पत्र। अब ये क्या है जानते हैं इसके बारे में। जैसे सेवा के उद्देश्य से मतलब कोई भी सेवा करना चाहते हो आप, तो आप जमीन को क्या करना चाहते हो? आवंटित करना चाहते हो, एक जन सेवा के रूप में बांटना चाहते हो। तो सेवा कल्याण ट्रस्ट, फोन नंबर 079 जो भी हो नंबर, ईमेल लिख देने का, शांति चेम्बर्स 5 रोड गांधीनगर, 22 अक्टूबर 2017, प्रमुख श्री गांधीनगर महानगर गांधीनगर नगर पालिका गांधीनगर। विषय क्या है? सेवा के उद्देश्य से जमीन आवंटन के संदर्भ में श्रीमान। ठीक है, अब यहाँ आपका विश्वसनीय सेवा कल्याण ट्रस्ट की ओर से हरि भाई चावड़ा गांधीनगर। संलग्न में क्या होगा? ट्रस्ट के पंजीकरण की नकल, जो ट्रस्ट चला रहे हैं मालूम तो होना चाहिए। ट्रस्ट के अंतिम 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। ट्रस्ट का परिचय पुस्तिका भी देनी पड़ेगी। अब देखो मैटर क्या है। सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर सेवा प्रवृत्ति से आप विदित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पिछले 50 वर्षों से हमारा ट्रस्ट गांधीनगर व उसके आसपास आए गाँवों में व्यसन मुक्त, यानी सब लोग नशा ना करें, साक्षरता मतलब पढ़ाई करें, कन्या शिक्षण मतलब लड़कियों को शिक्षा देना, ऐसे सामाजिक कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है। मतलब निस्वार्थ मतलब इसमें कोई फायदा वायदा वो ले रहा नहीं। ठीक है, गांधीनगर चारों दिशाओं में विस्तृत हो चुका है। गांधीनगर शहर के फैलाव के कारण निकट ग्राम क्षेत्र की जनता भी गांधीनगर में रहने के लिए आई है। अब गांधीनगर का काफ़ी विकास हो गया है, गांधीनगर काफ़ी डेवलप हो गया है, तो गांधीनगर शहर का फैलाव हो रहा है। इसके कारण से जो गांव के लोग हैं वह गांधीनगर शहर में घुसकर आप अपना विकास कर रहे हैं और गांधीनगर का भी विकास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, विकासशील नए गांधीनगर में शहर की आधुनिक सुविधा, अर्थात गांधीनगर एक विकासशील है और गांधीनगर में और बहुत सारी आधुनिक सुविधा जैसे अस्पताल, पाठशाला, होटल, कचहरियाँ इत्यादि उपलब्ध है, परंतु शहर के नागरिकों के लिए पुस्तकालय का यहाँ पर अभाव है। ठीक है, बालक पढ़ने में अभिरुचि बढ़ाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करे, युवकों को अध्ययन हेतु वातावरण मिले, अन्य नागरिकों को पढ़ने की भूख की संतुष्टि हो सके, इस आशय से हमारा ट्रस्ट पुस्तकालय प्रारंभ करना चाहता है। सेवा के उद्देश्य से निर्मित किए जाने वाले पुस्तकालय के लिए ट्रस्ट को 2500 वर्ग फुट जितनी जमीन सरागाछड़ विस्तार में चाहिए। सरागाछड़ विस्तार में सर्वे नंबर 235 में उपयुक्त माप की खाली जमीन है, जिसे लोक कल्याण हेतु जमीन आवंटन करने के लिए आपसे नम्र विनंती करते हैं। सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर की ओर से समग्र प्रकार के आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण पत्र एवं कानूनी कार्रवाई हेतु गांधीनगर नगर पालिका को जमानत गारंटी देते हैं। इस संबंध में योग्य सकारात्मक पहल की आपसे अपेक्षा है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, ये जो सेवा कल्याण ट्रस्ट है, ये जो लेटर लिखा है गांधीनगर नगर पालिका को, उस लेटर में ये बताना चाह रहा है कि गांधीनगर का काफ़ी विकास हो गया है, गांधीनगर में हर एक सुख सुविधा है, गांधीनगर एकदम अच्छा है, लेकिन गांधीनगर में बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय का अभाव है। राइट ना, इसीलिए उसे जमीन चाहिए। राइट, क्या चाहिए उसे? जमीन चाहिए। कहाँ चाहिए जमीन? तो जमीन सरागढ़ विस्तार में चाहिए, जिससे बच्चे पढ़े, बच्चों को पढ़ने में उत्साह जागरूक हो और बच्चे अपना विकास के साथ साथ गांधीनगर का भी विकास करें। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले का दबाव बढ़ने से होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो ये रहा ईमेल, ये रहा मोबाइल नंबर, अंकित भाई व्यास 201 सुख टावर, स्वामीनारायण मंदिर के पास, कालावाड़ा रोड, राजकोट, 25 नवंबर 2017। याद रखना, शहर के सार्वजनिक मार्ग यानी
जो सार्वजनिक मार्ग है जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं वहाँ पर लारी गल्लों का दबाव बढ़ने से जो कठिनाइयाँ हो रही है उसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री राजकोट महानगर पालिका राजकोट। ठीक है, विषय है शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले के दबाव पर पड़ने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में। श्रीमान, मैं राजकोट शहर के अति प्रतिष्ठित ऐसे कालावड़ विस्तार का निवासी हूँ। शहर के एक नागरिक के रूप में राजकोट के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से मैं आनंद और गौरव का अनुभव करता हूँ, परंतु एक जागृत नागरिक के रूप में राजकोट शहर की कुछ समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति ध्यानाकर्षण करता हूँ। यानी ये जो व्यक्ति है राजकोट शहर का है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वह शहर के एक नागरिक के रूप में राजकोट के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वो उसका आनंद और गौरव अनुभव करता है, परंतु वह एक जागृत नागरिक के रूप में राजकोट के शहर में जो कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है उस समस्याओं के प्रति सरकार को जागृत करना चाहता है। पिछले कुछ समय से राजकोट शहर के मुख्य विस्तारों में जैसे कि 150 फुट के रिंग रोड, कालावड़ रोड, रेस कोर्स विस्तारों में सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्लों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे इन विस्तारों में फुटपाथ नाम शेष का रह गया है। पैदल चलने वालों के लिए असुविधा खड़ी होती है, उन्हें अनिवार्य रूप से सड़कों पर चलना पड़ता है जिससे सुरक्षा की दृष्टि से योग्य नहीं मान सकते। छोटी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है। शहर के सार्वजनिक सड़कों पर लारी गल्लों का दबाव बढ़ने से परिवहन के साधनों का उपयोग हेतु कम होने के कारण ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या भी खड़ी हो रही है। तदुपरांत गंदगी एवं कचरों का भी प्रश्न उपस्थित हो रहा है। प्रजा की खुशहाली के लिए, शहर की सुंदरता के लिए शहर के सार्वजनिक मार्गों पर हो रहे लारी गल्लों का दबाव को तुरंत दूर करने के लिए आप श्री का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। आपका विश्वसनीय AB व्यास। अर्थात इसके अंदर जो बंदा लेटर लिख रहा है वो उसका यही लेटर लिखने का इंटेंशन है कि जो राजकोट के शहरों में लारी और गल्लों की संख्या बढ़ रही है, फुटपाथ नाम मात्र का रह गया है, दिक्कत समस्या बढ़ रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों को फुटपाथ में डोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लारी गल्ले ऑलरेडी वहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पर खरीदने वाले आते हैं तो भीड़ और ज़्यादा हो जाता है, तो दिक्कत समस्या हो जा रही है, तो उसी का समाधान करने के लिए बंदे पत्र लिखा। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया होगा। SPCC है, बोर्ड की परीक्षा में आप सब विषय में अच्छा नंबर लाओ, राइट, जिससे आपके अच्छे परसेंटेज बने। तो परसेंटेज बनाने के लिए आपका SPCC में भी अच्छा नंबर होना चाहिए। ओके, इसी के साथ जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।